Hello students, welcome to you all on Sanskaram group of school classes. Students, today we are going to discuss our chapter number 4 of political science, gender, religion and caste. Student, this is my lecture number 3 on this topic. Today we are going to discuss the relation between politics and caste and how politics affect the caste and how caste affect the politics. Students, we have already discussed the two instances of the expression of social division in the arena of politics. One is largely positive and the second is largely negative. पॉजिटिव रोल प्ले करती है जेंडर डिवीज़न इन पॉलिटिक्स और नेगेटिव करती है दैट इज रिलीजियस डिविजन्स. नाउ इट इज़ टर्न आवर फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कास्ट एंड politics. Before we are going to start the topic, first we are going to discuss what is caste. Students, now we are going to discuss what is caste. Any class or group of people who inherit exclusive privileges or are perceived as social distant. कोई वर्ग या समूह जिनको कि पैतृक रूप से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं या वो सामाजिक रूप से अलग होते हैं, जाति कहलाते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ कास्ट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल क्लासेस इनटू विच पीपल आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन इन अ हिंदू सोसाइटी. एक हिंदू समाज में जाति एक पारंपरिक सामाजिक समूह होता है जिसमें जो व्यक्ति हैं वो अपने व्यवसायों के अकॉर्डिंग बटे हुए होते हैं, जो वो कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग. इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, कि ये आपको अपने दादे परदादे से पैतृक रूप से मिलती है आपकी जाति और आपका पेशा भी. कि जैसे कि कोई क्षत्रिय है तो उसका बेटा क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण, और कोई बढ़ई है तो उसका बेटा बढ़ई, कोई सुनार है तो उसका बेटा सुनार. और ये रिचुअल्स के साथ में ट्रांसफ़र होती है. जैसे ही आपने देखा होगा हमारे घरों में कभी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, 10वें दिन पूजा पाठ करते हैं, 40वें दिन नामकरण संस्कार करते हैं. तो नाम, पिता का नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र उस दिन पंडित जी अनाउंस कर कर के बताते हैं. हर धर्म में ये रिचुअल्स होते हैं. क्रिश्चियनिटी में बपतिस्मा होती है. तो इसका मतलब हमें जन्म से ही ये जाति है वो मिल जाती है अपने पिता से. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ऋग्वेद के समय ये जाति है वो व्यक्ति के कर्म पर आधारित होती थी. कोई अगर खेती करता था तो वो क्या कहलाता था, कृषक कहलाता था. पढ़ाई लिखाई का काम करता था तो वो ब्राह्मण कहलाता था. अगर वो ज्वेलरी बना रहा है या तो वो स्वर्णकार कहलाता था. लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बना रहा है, रथ बना रहा है, तो वो काष्ठकार कहलाता था. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैदिक युग आगे समय लेता गया, ये कर्म पर आधारित जो जाति है वो ना जाने कब जन्म के ऊपर आधारित बन गई. और इसीलिए इसने क्या किया, हमारे भारतीय समाज में एक नया ही रूप ले लिया. क्योंकि जो ये जाति पर आधारित जो विभिन्नता है, ये कहीं ना कहीं जो डिवीज़न बना वो बना क्योंकि इसका लिंक कहीं ना कहीं आर्थिक भी होता चला गया. क्योंकि इस धर्म जो जाति का जो बंटवारा है, इसके अकॉर्डिंग हिंदू धर्म में जो व्यक्ति हैं वो 4 वर्गों में बांटे गए, और जिसमें से ऊपर की जो 3 जाति हैं वो अगड़ी जाति या ऊंची जाति कहलाई, और जितने भी हमारे शिल्पकार हैं, कर्मकार हैं, वो सब निचली जाति कहलाए. और उनके साथ सदा से ही भेदभाव होता चला आया. तो हम देखते हैं क्या, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीज़न इज़ यूनिक टू इंडिया. वाई? क्योंकि ये किसी भी देश में नहीं पाई जाती, ये केवल हमारे देश में पाई जाती है. तो अब हम इसी के बारे में ही बात करेंगे कि ये जातिगत असमानता क्या है, इसको डिस्कस करेंगे. कास्ट डिवीज़न. अब हम बात करेंगे जातिगत असमानता की कि एक तो इसके अंदर क्या होता है. देखिए, all societies have some kind of social inequality and some of division of labor, but in our India
These occupations are transferred from one generation to another according to the caste system. What make it different from other society? That is, in this system, hereditary occupational division, sanctions by rituals. I have already discussed with you. Member of the same caste groups were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation. Married within the same caste and did not eat with the member of other caste group. ऑक्यूपेशन ट्रांसफ़र होते हैं रिचुअल से, ये भी मैंने आपको बताया कैसे कि जब बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, लेकिन यहाँ हम जातिगत की बात कर रहे हैं तो हम केवल हिंदू धर्म में ही रहेंगे। अब हम दूसरे धर्मों की ओर नहीं जाएंगे। वो धार्मिक था, यही मैं आपसे अलग यहाँ करना चाह रही हूँ कि आप सोचेंगे कि जब हमारा जन्म होता है तो नामकरण संस्कार होता है तो धर्म भी बताया जाता है, लेकिन स्पेशल हिंदू धर्म के अंदर व्यक्ति की जाति भी अनाउंस की जाती है। और ये जो जाति हैं, हमारे जो ऋग्वेद के समय से ही ब्राह्मणों ने जिसको 4 वर्गों में जो बांटा है, तो ऊपर के जो 3 वर्ग हैं वो ऊंची जाति के हैं, निचला है वो तीसरा जो चौथा ग्रुप है वो निचली जाति का है, और जिसमें हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो कास्ट सिस्टम was based on exclusion and the discrimination against the outcast group। सदियों से ही जो जाति प्रथा हमारे हिंदू धर्म में चली आ रही है, इसके अंदर जो आपकी जाति का नहीं है उससे आप परे रहिए, और भेदभाव जो मैंने आपको बताया निचली जाति के साथ सदा ही होता आया। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर पेरियार, they have worked to establish a caste free society in a free India or after independence, but partly due to their efforts and partly due to their other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes। इन सब लोगों की जो हमारे समाज सुधारक हैं, हमारे कुछ ये नेता लोग हैं, इनकी बड़ी मेहनत के पश्चात हमारे देश में जातिगत जो भेदभाव है उसमें थोड़ा सा तो अंतर आया है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन उसके कुछ कारण रहे। अभी हम नेक्स्ट आगे वही डिस्कस करेंगे कि किन कारणों से भारत में जातिगत भेदभाव है वो समाप्त हुए। विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट and education, occupational mobility, and the weakening of the position of landlord in the villages, and the old notions of caste hierarchies are breaking down. How? Now we are going to one by one explanation। Urbanization, शहरीकरण। जब व्यक्ति गांव में होता है तो गांव में अधिकतर संख्या आपको पता है अनपढ़ लोगों की होती है या अशिक्षित और जो कि धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग होते हैं। शहर में व्यक्ति आकर अपने ही काम में इतना बिज़ी हो जाता है कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो शहरों की काम की भीड़ भाड़ में होटल में बराबर में कौन बैठा है, बस में बराबर कौन बैठा है, आपके साथ वाले फ्लैट में कौन रहता है, उसकी क्या जाति है, क्या धर्म है, कोई नहीं देखता इन चीज़ों को। उसके लिए सभी व्यक्ति एक समान होते हैं, वो अपने नए समूह बनाता है। तो अर्बनाइज शहरीकरण ने ये जाति सिस्टम हमारा तोड़ा। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट, साक्षरता है वो अज्ञान के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर देती है, ज्ञान के दरवाजे खोल देती है, और एक सभी व्यक्ति समान है ये विचारधारा व्यक्ति के अंदर स्वयं आ जाती है, जिससे वो जातिगत भेदभाव है वो करना छोड़ देता है। तो आज़ादी के बाद हमारी जो सरकार के विभिन्न जो उपाय हुए हैं जिससे लिटरेसी रेट ग्रोथ हुआ है, उससे ये जातिगत भेदभाव काफ़ी हद तक कम हुआ है। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, हमारे संविधान के अनुसार हमें काम करने की आज़ादी है, अपनी मर्ज़ी से भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, अपनी इच्छा से हम अपने कार्य का चुनाव कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब हमें कहीं मजबूरी नहीं है कि कृषक का बेटा कृषक और एक बढ़ई का बेटा बढ़ई और एक चर्मकार का बेटा एक चर्मकार ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। हर व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से काम करता है। तो जब व्यक्ति की जाति क्या है, वो एक डॉक्टर है, कौन पूछेगा उसकी जाति क्या है। एक इंजीनियर है, कौन पूछेगा उसकी जाति क्या है।
मैं एक टीचर हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता मेरी जाति क्या है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वही श्रेष्ठ है। हमारा काम बोलता है, व्यक्ति का काम बोलता है आज। तो आज व्यक्ति की जाति कोई नहीं पूछता। तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास हुआ तो पार्क्स, होटल्स और डिफरेंट अम्यूज़मेंट जो एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, नए नए शहरों का निर्माण हुआ है, नए नए कार्य जो पेशे हैं जैसे सॉफ्टवेयर है या कुछ और भी जो डिफरेंट ये एक्टिविटी हुई हैं, तो इससे जो व्यक्तियों विभिन्न जो हमारी जाति है ना, जो पहले पिछड़ी थी, गरीब थी, अब उनका भी उद्धार हुआ है, उनका भी आर्थिक विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं जातिगत जो हम देखेंगे ये सब चीज़ें ख़त्म होती आ रही है। Now we have seen that in urban areas it doesn't matter who is walking along next to us or street or eating at the next table in a restaurant. In our constitution of India prohibited many caste-based discrimination and the foundation of policies to reverse the injustice in the caste system. अगर आप देखेंगे सदियों पहले, आज से कोई 200 साल पहले भारत में पैदा हुआ था वो व्यक्ति और अब मृत्यु लोक जा चुका है, वापस आए कभी टाइम यात्रा करे और वो देखे कि अरे भारत तो बहुत बदल चुका है। जैसे कि मैं ही कई बार आपको क्लासेस में एग्जांपल देती हूँ कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मैंने ये जातिगत भेदभाव बहुत देखा। मेरी पिटाई भी होती थी घर में बहुत बार कि तू ध्यान नहीं रखती है, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी और मेरी फ्रेंड्स और सर्कल में हमने कभी भी किसी की जाति नहीं पूछी, ना हमें ज़रूरत थी। मुझे ये अजीब लगता था, लेकिन आज दिल बहुत खुश होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एजुकेशन एक्सटेंड होती जा रही है, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जो है ना ये बहुत आती जा रही है। अब कोई किसी की जाति नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्टिल सम केसेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल इन आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन जो है, इक्वलिटी का लॉ देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में हमें कहीं ना कहीं कोई क्लिप देखने को मिल ही जाती है कि जातिगत भेदभाव हो रहा है। Some of our older aspects of caste have persisted. Even now, most people marry within their own caste of tribe. Untouchability has not totally eliminated from our society. Effects of centuries of advantages and disadvantages continue to be felt today. The caste group that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. Those groups that did not have access to education were prohibited from acquiring it were naturally lagged behind. Therefore, there is a need of रिजर्वेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन कि सदियों से जिस समूह को दबाया गया था, जिनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, आज उनको समाज में समान स्तर लाना है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी। तो स्कूलिंग तो वो गरीब हैं, वो कैसे जाएंगे, तो उनके लिए डिफरेंट रिजर्वेशन शुरू किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बहुत काम किया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट कि जो हमारा जो कास्ट डिवीज़न है उसके साथ में एक चीज़ और आ रही है, क्या कि कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस। यदि आप ऊंची जाति के हैं तो आप अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन वाले होंगे, यदि आप लोअर कास्ट से हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी। दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ कास्ट डिवीज़न। और ये हमें राजनीति में कैसे देखने को मिलती है, हाउ कास्ट can take various forms in politics. As in the case of communism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole base of social community. बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे सांप्रदायिकता के अंदर हम धर्म को एक समूह का आधार मानते हैं, तो जो जातिगत विचारधारा, जो जाति की राजनीति करते हैं, जातिगत विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनका मानना भी यही है कि एक समाज में एक जाति के लोगों का एक समूह होना चाहिए और उसका दूसरी जाति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have some interests which they do not share with anyone from another caste. As we saw in the case of communism, such a belief are not borne out by experience. Caste is one aspect of our experience, but
it is not only relevant to the most important aspect, but we have seen that caste can take various forms. First is party choose candidate according to the composition of the electorate. कभी भी जब इलेक्शन की घोषणा होती है तो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में किस जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट है ना, तो हर पार्टी ये कोशिश में रहती है कि जिस जाति के ज़्यादा लोग उस समुदाय के वहाँ हैं उस जाति का कैंडिडेट खड़ा कर दो, मैक्सिमम वोट लेने में सफल रहेगा। इन इलेक्शंस लीडर अपील कास्ट सेंटिमेंट फॉर सपोर्ट्स। जब भी आपकी इलेक्शन में रैली होती है तो जातिगत भावनाएं, जातिगत मुद्दे जो हमारे लीडर्स हैं वो उठाते हैं, लोगों की कास्ट सेंटिमेंट्स को क्या करते हैं, उठाते हैं, और जाति के आधार पर उनसे वोटों की डिमांड की जाती है। और कई बार तो क्या होता है, फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। कि कई बार तो इलेक्शंस के दौरान जाति के इतने मुद्दे उठते हैं कि हमें लगता है कि इलेक्शन और कुछ ना होकर जाति का ही खेल हो गया भैया, बट दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू। क्यों? नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। हमारे देश में किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिंगल कास्ट की मेजॉरिटी वाली कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये मुद्दे रेलिवेंट होते हैं। नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स इन अ कास्ट और कम्युनिटी। When people say that a caste is a vote bank of one party, is usually mean that a large proportion of the voters from that caste vote for the party. कि एक जाति के सभी लोग कभी भी एक पार्टी को वोट नहीं करते। अगर हम ये कहते हैं ना कि ये जाति इसका वोट बैंक है, तो उसका मतलब मेजॉरिटी लोग वोट करते हैं, मैक्सिमम सारे नहीं करते हैं। Many political parties may put up candidate from the same caste. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. अगर मेजॉरिटी है तो दूसरी अपोजिशन पार्टी भी तो उसी पार्टी जाति का कैंडिडेट उठाएंगी, तो एक ही जाति के बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो प्रतिनिधि है उसका पर्सनल रोल भी देखा जाता है कि वो क्या कर रहा है आपके इलाके के लिए। And the last thing is the ruling party and the sitting MP of MLA frequently lose elections in our country. This is also true कि हमारे देश में अक्सर सिटिंग MP और MLA हारते हैं, तो इसका मतलब इलेक्शन में ज़्यादा धोखाधड़ी तो होती ही नहीं है ना, जो वोट डलता है वही दिखता है। This could not have happened if all castes and communities were frozen in the political preferences. And the major thing is that the voters have strong attachment to political parties, which is often stronger than their attachment to their caste or community. जो वोटर होता है ना वो पार्टी के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट रखता है बजाय जाति के। People within the same caste or community have different interests depending on their economic conditions. एक ही जाति में अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, और उनकी अलग अलग इच्छाएँ होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। So main thing is that people's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leader must matter and often decisive in election. निर्णायक वही होता है क्या कि पार्टी की पॉपुलैरिटी क्या है, उस कैंडिडेट ने क्या काम किया है, ये मुख्य रोल निभाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट में क्या रोल प्ले करती है। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर। कि जब जाति राजनीति को प्रभावित करती है तो हम जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। अब राजनीति जाति को कैसे प्रभावित करती है कि जब किसी एक जाति को पावर में आने का मौका मिलता है तो वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करती है। वो अपनी ही जाति के जो सब ग्रुप्स होते हैं या जो पहले उसका हिस्सा नहीं थे उन लोगों को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, बहुजन समाज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक करने के लिए। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलिशन विद अदर कास्ट। एक जाति दूसरी जाति के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करती है कि चलो किसान भाइयों एक तरफ हो जाओ, व्यापारी भाइयों एक तरफ हो जाओ, शिल्पकार भाइयों
इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और नई जातियां समाज में जन्म लेती हैं। इमरजेंस ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। अब समाज में अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, यानी कि जो समाज के अंदर आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आर्थिक रूप से असक्षम ग्रुप हैं, इस तरह के हमें समाज में ग्रुप देखने को मिलते हैं कि न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना, कि नई जाति हमें देखने को मिलती है। तो वी कैन से दैट कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। In some situation, expression of caste differences in politics give may disadvantages communities to space to demand their share of power, and in few cases it may be disadvantages. How? Many disadvantages community get the share of their demand for power sharing, कि बहुत सारी हमारी जो पिछड़ी हुई समुदाय हैं अब उनको सत्ता में भागीदारी करने का मौका मिलता है जातिगत की जब राजनीति होती है। तो एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू ने क्या किया है, हमारे समुदाय में जो कि निचला वर्ग है, जिसको हम चौथा शूद्र वर्ग कहते हैं, वो 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अब इन लोगों को सत्ता में भागीदारी का मौका मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कुछ प्रोविज़न्स किए हैं जो भेदभाव रोकने के लिए, और इन लोगों के सत्ता में आने से उसमें बदलाव हुआ है और काफ़ी हद तक जो भेदभाव है वो रुका है। तो यहाँ तो हम देखते हैं कि दलितों के प्रति जो भेदभाव होता था या ओबीसी के प्रति, अब वो काफ़ी हद तक समाप्त हुआ है। डिसएडवांटेजेस क्यों है कास्ट इन पॉलिटिक्स? It can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption, कि जब हम जाति की ही राजनीति करते रहेंगे तो देश के अंदर जो करंट मुद्दे हैं जैसे गरीबी, देश का विकास, भ्रष्टाचार, इनके बारे में बात कौन करेगा? उसको तो सुनने का टाइम ही नहीं है। देश का प्रमुख कार्य तो यही होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। समटाइम्स कास्ट डिवीज़न लीड्स कन्फ्लिक्ट इवन वायलेंस, और कभी कभी ये जो जाति की राजनीति है वो दंगे का रूप ले लेती है। हमारे हरियाणा में हमने कई किस्से सुने होंगे, मिर्चपुर में भी कांड हुआ था और कहीं एक जगह और भी था कि जो ऊंची जाति के लोगों ने जो निचली जाति के लोग उनका घर जला दिया। क्यों भाई? क्योंकि आपकी जातिगत राजनीति करते हैं तो आप उन्हीं सेंटिमेंट में बैठकर भूल जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सो क्या करना चाहिए हमें? Being a citizen of India, a democratic country, we have always tried to eliminate these divisions. क्योंकि डेमोक्रेसी है तो डिफरेंट आवाज़ें तो उठती रहेंगी, पावर शेयरिंग होता रहेगा और ये सब टॉपिक्स हमारी पॉलिटिक्स में आते रहेंगे। बट बीइंग एज अ सिटीज़न हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से दूर रहें और जब एक ज़िम्मेदार नागरिक बने तो इन चीज़ों को, इन पहलुओं को समझें और इनके बहकावे में ना आए। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माय व्यूज़ एंड explanation of this chapter, please subscribe my channel and like my channel. Till then, bye.